नमस्कार बच्चों, ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है बच्चों, ये वीडियो YouTube में बिल्कुल अपने आप का अलग वीडियो है। ये ऐसा वीडियो आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे फेल होने की कगार पर हैं, जिनको फेल होने का डर है, जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई नहीं करी। तो अभी भी समय है, जो 10-15 दिन का समय है, उसमें वे बच्चे, उन बच्चों को मैं ऐसे टॉपिक, ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वे बच्चे भी जो नंबर ला सकते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़कर टॉप कर सकते हैं, 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो है, मगर उन बच्चों के लिए खास तौर से है जो बच्चे फेल होने की कगार पे हैं, जिनके कोई नहीं सुनता है या जिनके बारे में कोई विचार नहीं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तो अब कोई भी फेल नहीं होगा। आपने अगर इस तरीके से पढ़ाई करी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल फेल होने के चांस नहीं है, बल्कि आप गुड सेकंड डिवीज़न ला सकते हैं, 50% मार्क्स ला सकते हैं। 50% जो बच्चे फेल होने वाले हैं, और जो पहले से ही 50-60 के पास हैं या उससे ऊपर हैं, तो 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ाई करी, तो आपको बिल्कुल ये वीडियो आराम से देखना है, एक एक बात को समझना है। बच्चे 2017 के साल में, ये मैंने उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट से लिया है आंकड़ा, और 2017 के विज्ञान विषय में लड़कों में 74,593 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, और उनमें से 58,470 पास हुए, 78% पास हुए, और 22% फेल हो गए। आप ये देखिए, ये 16,117 बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह लड़कियों की बात अगर हम करें, तो 75,922 लड़कियों में से 60,131 से पास हो गई, मगर 15,791 लड़कियां फेल हो गई, 21% लड़कियां फेल हुई हैं। तो हमें इन जो 16,117 फेल हुए हैं लड़के और 15,791 फेल हुई हैं लड़कियां, इनके बारे में विचार करना है। और कुल का अगर देखें आंकड़ा, सीबीएसई बोर्ड में तो आसानी से पास हो जाते हैं, उनकी मार्किंग बहुत ईजी होती है, मगर हमारे उत्तराखंड बोर्ड में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं। कुल 1,50,516 छात्रों ने 2017 में सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, 1,18,608 पास हुए, ठीक है, 79% पास हुए, मगर 31,908 फेल हो गए। 31,908 बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई, बड़ा खतरनाक आंकड़ा है, ये भयावह है स्थिति। 21% फेल हो गए, तो इन 21% को कौन पास कराएगा, इन 21% के बारे में कौन विचार करेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि विज्ञान में खास तौर से बच्चे फेल ना हो, कोई भी बच्चा फेल ना हो। आप इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझें, इसके बारे में विचार करें, पढ़ें, चित्रों को बनाएं बार बार, कम से कम 5-10 बार। और बहुत आसान है, बिल्कुल मक्खन। इनको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये इसको देखें आप और समझने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बच्चों, एक वीडियो में आप ज़रूर ऐसा और बनाने वाला हूं, जिसमें हम किन प्रश्नों के उत्तर टॉपर्स, जो उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स हैं, वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कैसे देते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वो वीडियो भी आप देख पाएँ, और मेरे और अन्य वीडियो जो इससे जुड़े हुए परीक्षा से संबंधित वीडियो हैं, आप उनको देख पाएँ और अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ, आगे बढ़ पाएँ जीवन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, पहले हम इसको अंक विभाजन समझ लेते हैं कि कैसे अंकों का विभाजन हुआ है, और कैसे मैंने ये समझाने का प्रयास किया है आपको कि इन चैप्टर्स से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप इनको पूरी तरह अच्छी तरह कंठस्थ कर लें, याद कर लें, समझ लें, चित्र बना लें, सब कुछ। तो देखिए, पहले हम सबसे पहले देखेंगे अध्याय 6, 8, 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और इन 6, 8, 9 में से भी चैप्टर 6 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों चैप्टर में से, वैसे तो ये पहले 6, 7, 8 और 9 हुआ करता था, मगर आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो अब कट चुका है, वो नहीं आएगा। तो यानी कि केवल चैप्टर 6, 8 और 9 में से 21 नंबर के सवाल आने हैं। तो 21 नंबर बहुत नंबर जो हैं, ठीक है। तो आपने चैप्टर 6, 8 और 9 इनको करना है, और इनमें से भी क्या टॉपिक करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद है चैप्टर 11। चैप्टर 11 है, तो इस चैप्टर 11 में से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। और उसके बाद है चैप्टर 15 और 16, सबसे आसान चैप्टर हैं, पूरी 10th क्लास के सबसे आसान चैप्टर हैं 15 और 16। पहले चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 में से 11 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, मगर अभी आपका चैप्टर 14 जो है वो हटा दिया गया है, तो केवल 15 और 16 चैप्टर नंबर बचे। तो इनमें से 11 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी देखेंगे कि पहले चैप्टर 6, 8, 9 में से 21 नंबर के मार्क्स, चैप्टर 11 में से 7 नंबर के क्वेश्चंस, और चैप्टर 15, 16 में से 11 नंबर के। तो टोटल आपके कुल अंक जो हैं 39, यानी कि 39 नंबर आपके इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आ सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर हैं, बिल्कुल मक्खन है,
कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई जोड़ गुणा भाग नहीं है, कोई कठिन शब्द नहीं है, बस आपको ध्यान से इनको पढ़ना है। आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और दूसरा ये तो अब 39 नंबर आपके इसमें आ गए, और कम से कम आपको सभी टीचर्स 15 नंबर मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में देते हैं। इससे हम देखेंगे अगर तो हमारे 54 मार्क्स, यानी 54 मार्क्स आपके बन जाएंगे, यानी कि 39 तो आपके इसमें से आ जाएँ और 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में मिल जाए कम से कम, तो आपके 54 मार्क्स मिल जाते हैं। मान ले जाए आपके 39 मार्क्स नहीं भी आ पाया इसमें से और आप केवल 30 मार्क्स का ही करते हैं, तो तब भी 30 + 15 45, यानी 45 यानी सेकंड डिवीज़न आपकी, मैंने 9 मार्क्स कम कर दिए हैं, तो 45 यानी कि सेकंड डिवीज़न आपकी बन जाएगी और आप पास हो जाएंगे और आप कक्षा 11th में जा पाएंगे, वहाँ पर अपनी जो गलतियाँ उनको सुधार पाएंगे। तो इन चैप्टर्स को करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और इन चैप्टर्स में से क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे उनको हल करना है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर जो हमारा है वो है अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान अध्याय है। और इसमें से क्या क्या टॉपिक आएंगे, सबसे पहला टॉपिक है ओजोन परत। ये तो आना ही आना है, समझ लीजिए। ओजोन परत है यानी कि पारितंत्र पर ओजोन परत का प्रभाव और ओजोन परत की क्षति से होने वाले दुष्प्रभाव। तो आपको पढ़ना है कि ओजोन परत क्या होती है, पहले ये पढ़ लें, अपनी किताब से पढ़ें। और ओजोन परत क्या होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके ना होने पर क्या प्रभाव होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। दूसरा है पारितंत्र व इसके घटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पारितंत्र और इसके घटक यानी जैविक और अजैविक घटक, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा पोषी स्तर, आहार श्रृंखला, आहार जाल, जिसे खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल भी कहते हैं। तो ये सवाल भी आता है कि पोषी स्तर कैसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि पोषी स्तर कौन कौन से होते हैं, जिससे उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वगैरह होते हैं ये। और एक सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, यह कचरा निपटान का, कि आप अपने स्तर से कचरा निपटान के संबंध में क्या कार्य कर सकते हैं। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अध्याय 15 में से ये 4 टॉपिक मैंने छांटे हैं और ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में पूरी तरह पढ़ना है। कहीं से भी कोई भी सवाल आता है तो आप उसको हल कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ओजोन परत और पारितंत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16। इसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। अब इसमें देखिए, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, हमारे सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसके बारे में हम कुछ बनाकर भी लिख सकते हैं, मगर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या पूछा गया है और उन शब्दों का क्या मतलब है जो प्रश्न में आए हुए हैं। जैसे पहला है इसमें पर्यावरण मित्र, और जो सवाल है 3 प्रकार के आर। ये 3 प्रकार के आर बहुत पूछे जाते हैं, जिनमें रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज का मतलब होता है यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो ये सवाल बहुत आता है। एक अगला सवाल जिसमें से आता है वो है वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। और एक बात ध्यान रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 15 और 16 दोनों में से किसी भी एक में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, चैप्टर नंबर 15 और 16 में से किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का, फिर एक होता है मल्टीपल चॉइस, एक होता है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के, फिर एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर एक 3 नंबर का और फिर एक 4 नंबर का। तो इस तरह से ये 11 नंबर के क्वेश्चन लेसन नंबर 15 और 16 में से आएंगे, ये बिल्कुल श्योर है। तो बात कर रहे थे वन और वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये भाई वन का संरक्षण कैसे करेंगे, वन्य जीवों का, वन में जो जीव रहते हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, वन प्रबंधन कैसे करेंगे। और इसके अलावा चिपको आंदोलन और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो किससे संबंधित है, ये भी आता है प्रश्न कई बार। और फिर अगला है कि जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, परंपरागत जल संग्रहण पद्धति। परंपरागत जल संग्रहण पद्धति मैंने हमारे घरों में, गाँव में, अलग अलग प्रदेशों में कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं पानी को बचाने की, तो ये आपने बताना है। इसमें ये भी आता है कि जो हमारी छतों से हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। आपने अगर 15 और 16 नंबर के प्रश्न कर लिए, चैप्टर कर लिए, तो आपके 11 नंबर निश्चित हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये है अध्याय 6। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ये वाला, यानी कि पोषण और पाचन। और इसमें देखिए क्या है, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी, पाचन तंत्र, लार की भूमिका, बहुत आता है सवाल। लार की भूमिका तो बहुत ही आता है सवाल। अम्ल की भूमिका भी आ जाता है कि अम्ल की क्या भूमिका है,
आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ठीक है, HCl की भूमिका क्या है, ये भी आ जाता है। पाचक एंजाइमों का कार्य, शुद्धांत्र को कैसे विकल्पित किया गया है, और आहार नाल का नामांकित चित्र, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आहार नाल का नामांकित चित्र, यानी कि आपने पाचन तंत्र का एक चित्र बनाना है जिसमें कि आमाशय, ग्रसिका, छोटी सा बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ग्रहणी को दर्शाना है। ये देखने में बड़ा लग रहा है, मगर आपका एक चित्र है आपकी किताब में जिसमें पाचन तंत्र दिखाया गया है और उसमें ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एक पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पेंसिल कलर कर सकते हैं कर लीजिए, उनके नाम कैसे लिखते हैं वो भी सीख लीजिए। आमाशय कहाँ होता है, ग्रसिका कहाँ होती है, छोटी आंत बड़ी आंत कहाँ होती है, यकृत कहाँ होता है, अग्नाशय कहाँ होता है, पित्ताशय ग्रहणी कहाँ होता है, ये दिखाना है आपने। इसके बाद है श्वसन तंत्र, वायवीय व अवायवीय श्वसन, सवाल कई बार आता है। फिर गैसों के विनिमय के लिए फुफ्फुस को कैसे विकल्पित किया गया है। और अगला है वहन तंत्र, यानी कि हृदय से संबंधित है। वहन तंत्र के घटक आते हैं। अब घटक में वही रुधिर है और हमारी जो ये वाहिकाएं होती हैं ये हैं। इसके अलावा दोहरा परिसंचरण है, हृदय की क्रियाविधि, धमनी और शिरा में अंतर, इनके अंतर कम से, अगर ये देखिए ये सवाल जो हैं अध्याय 6 में से ये लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। और हाँ, जो 4 नंबर के सवाल हैं वो कम आते हैं, मगर हाँ 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल आते हैं। अगर ये 3 नंबर का आएगा तो आपको 3 कम से कम अंतर बताने पड़ेंगे। इसी तरह रुधिर और लसिका में अंतर आ जाता है। फिर अगला है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र किससे जुड़ा हुआ है, उत्सर्जन तंत्र यानी हमारी किडनी से, वृक्क से जुड़ा हुआ है। तो एक आपको उसका चित्र याद करना है जो कि आपकी किताब में बना हुआ है। उसमें आपको दिखाना है कि वृक्क कहाँ है, मूत्रवाहिनी कहाँ है, मूत्राशय कहाँ होता है और मूत्रमार्ग क्या होता है। इसके नाम याद करने हैं, वो जगह जहाँ पर वो हैं अंग हैं वो याद करने हैं। इसके अलावा वृक्काणु की क्रिया विधि यानी नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन भी लिखा होता है कई बार पेपर में, वृक्काणु भी लिखा हो सकता है और नेफ्रॉन भी लिखा हो सकता है, तो ये नेफ्रॉन भी आपने देखना है। इसकी क्रियाविधि और सचित्र वर्णन, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अध्याय 6, 8 और 9 में से 21 नंबर के सवाल आएंगे। 21 नंबर बहुत बड़े होते हैं। 21 नंबर, अगर केवल 21 नंबर भी आ गए तब भी आपके पास होने के चांस हैं। तो इस अध्याय को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपने 2 चित्र कम से कम अच्छी तरह याद करने हैं। एक तो पाचन तंत्र का ये वाला यहाँ, और एक यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का चित्र अच्छे से याद करना है। देखिए हमारा अगले चैप्टर अध्याय 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि बहुत छोटे इसमें से टॉपिक हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और 4 ही टॉपिक मैंने छांटे हुए हैं। पहला है कि परागण में निषेचन में अंतर, आपने ये अंतर बहुत आता है, कई बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। और दूसरा है स्वपरागण और परपरागण में अंतर, तो ये दोनों आपने अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद अगला है ये जो इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। आपने एक पुष्प यानी कि चाहे वो सरसों का हो चाहे गुड़हल का हो, उसका ऊपर से नीचे काट का एक चित्र किताब में दे रखा है। बहुत आसान चित्र है। उसमें आपने दिखाना है कि वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, क्रियावर्तिका वर्तिकाग्र दोनों, अंडाशय, पराकोश और तंतु किसे कहते हैं, और उसको केवल चित्र बनाना है और उनको नाम लिखने हैं, अंगों के नाम। तो ये बहुत आसान चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। उसके अलावा है मुकुलन और कायिक प्रवर्तन, दोनों को अलग अलग पढ़ना है और दोनों को अलग अलग दोनों में अंतर भी आ जाता है। इसके अलावा IUCD, एड्स, HIV, OC, STD का विस्तारित नाम, इनके पूरे नाम बताने हैं, फुल फॉर्म बतानी है। तो ये जो लेसन है छोटा लेसन है, छोटा पोर्शन है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला लेसन देखते हैं। अध्याय जो हमारा अगला है 9, और ये तो अध्याय 8 से भी छोटा है, आनुवंशिकता और जैव विकास। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, कि अगर लड़की होगी तो XX होगा, लड़का होगा तो XY होगा, ये कैसे होता है। तो वो एक तरह का एक चित्र है आपकी किताब में और उससे जुड़ा हुआ एक पोर्शन है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग समझिए आएगा ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसके अलावा DNA और RNA का विस्तारित रूप, यानी DNA किसे कहते हैं, DNA का फुल फॉर्म क्या है और RNA का फुल फॉर्म क्या है, ये आ सकता है। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा एक टॉपिक और आप पढ़ लीजिएगा, समजात और समरूप अंग। फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय, अब हम अध्याय 11 में आते हैं। देखिए अध्याय 11 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके जो अध्याय 11 है उसमें से 7 नंबर के सवाल आएंगे। 7 नंबर बहुत होते हैं, 7 नंबर आप बिल्कुल फ्री में बैठ रहे हैं, समझ लीजिए फ्री के सवाल हैं ये, फ्री के। इनके आंसर आप लिख लीजिए, बहुत ईजी होते हैं। और आप कुछ तो पढ़ें और कुछ
आप जोड़ दें अपनी तरफ से, मगर पहले तो कोशिश करेंगे आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हेडिंग अच्छे से बनाएंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते या तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें से जो हमारा जो उत्तर है वो अपवर्तन से जुड़े हुए हैं, अपवर्तन। फिर है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये रक्तचाप लिख दिया यहाँ पर, रक्ताभ होगा। रक्ताभ यानी लाल, लाल क्यों होता है सूर्योदय के उगने के समय पर, तो ये आपने पढ़ने हैं। फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम और इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया, इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सवाल। और फिर है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि लाल रंग सबसे कम और बैगनी रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तो ये जो अध्याय 11 है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे ही आएंगे, और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि अध्याय 11, अध्याय 9, अध्याय 8, फिर अध्याय 6 और 16, 15, ये हमारे कुछ अध्याय हैं जो हमें पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। और एक बार फिर से इनका अंक विभाजन देख लें आप। तो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए समय कम बचा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और इन चैप्टर्स को, चैप्टर 6, 8, 9, 11, 15 और 16 को, उनमें भी 15 और 16 बहुत ही आसान हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जल्दी से जल्दी।